Yes, today we are going to start a very important topic that is आपका जो है इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सभी करंट अफेयर्स में सभी एग्जाम में आती हैं, चाहे वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो आपका बैंक का हो, चाहे वो कोई आपका एसएससी का हो, चाहे कोई आपका आफ्टर 12th एग्जाम हो, चाहे सीएस फाउंडेशन हो, सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है। तो लेट अस स्टार्ट। So we are going to do our first organization that is IMF. अभी हम क्या करने वाले हैं IMF के बारे में। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो लेट्स सी बच्चा, लुक एट दिस। सबसे पहले आज हम IMF के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बच्चों हमें पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसकी फुल फॉर्म तो हमें पता ही है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका क्या काम होता है, जरा उसको अच्छे से समझ लेते हैं। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड ट्विंस। क्या बोलते हैं बच्चों? हम ब्रेटन वुड ट्विन के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी 1944 में, जिसके दौरान ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब देखिए बच्चों, वर्ल्ड बैंक का काम होता है बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देना। अब आप सोच रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हमारा मतलब ये है स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, रोड्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, या कोई भी आपका जैसे गंगा रिवर, गंगा को क्लीन करने के लिए हमने आपका प्रोजेक्ट आपका हमारा पेंडिंग है। तो इस सभी तरह के लोन होते हैं हमारे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आपके प्रोजेक्ट कहे जाते हैं। तो इसके लिए हम लोन कहाँ से ले सकते हैं? वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? वर्ल्ड बैंक से। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो चल रही है आईएमएफ की एंड मैम बता रही है वर्ल्ड बैंक। बिकॉज बेटा, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड ट्विन किसको कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को। अब बात आती है आईएमएफ की। आईएमएफ का काम क्या होता है बच्चों? जब किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाता है बच्चों? अनफेवरेबल हो जाता है। और वो अनफेवरेबल कब होगा? जब हमारे एक्सपोर्ट आर लेस देन इंपोर्ट। जब हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं एंड इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा रहते हैं एक्सपोर्ट से, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा बच्चे कि हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाएगा। यस और नो? फॉरेक्स रिजर्व से हमारा होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो उस कंडीशन में कंट्री कहाँ से लोन ले सकती है? उस कंट्री में लोन देता है हमारा आईएमएफ। कौन देता है बच्चों? आईएमएफ देता है। अब सवाल उठता है कि आईएमएफ जो लोन देता है, तो उसके बदले में कंट्रीज का भी तो कुछ आपका जो है कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना। तो वो गोल्ड रिजर्व के बदले में आपका जो है, जो भी आपका हम मनी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी कंट्री जो भी इसकी मेंबर कंट्री आईएमएफ की, वो हमारा गोल्ड रिजर्व के बदले में आईएमएफ से जो भी मनी विड्रॉ करती है, उस स्पेशल राइट को हम कहते हैं एसडीआर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आता है कि एसडीआर इज व्हाट? एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? एसडीआर की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट। एसडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट। एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि एसडीआर इज द टर्म बिलोंग्स टू। तो हमारा सीधा साधा आंसर होगा एसडीआर इज द टर्म बिलोंग्स टू आईएमएफ। स्पेशल ड्राइंग राइट का मतलब ये है कि गोल्ड रिजर्व के आपका एक्सचेंज में कोई भी कंट्री जो मनी विड्रॉ करती है आईएमएफ से, उस स्पेशल राइट को हम एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं। तो एक क्वेश्चन बच्चों ये भी बनता है कि एसडीआर इज इन विच फॉर्म? तो हमारा आंसर होता है बच्चों पेपर करेंसी की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है ये हमारा? पेपर करेंसी की फॉर्म में होता है। ठीक है। अब एक आपकी इंपॉर्टेंट थिंग और भी है कि वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए ना आईएमएफ की मेंबरशिप जरूरी होती है। वर्ल्ड बैंक का मेंबर कोई भी कंट्री तभी बन सकती है जब वो आईएमएफ की मेंबरशिप उसके पास हो। ठीक है। तो अब इससे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं बच्चे एग्जाम में, जल्दी से बताइए। इसका काम समझ में आ गया हमें कि ब्रेटन वुड ट्विन हम किसको कहते हैं? टेल मी। यस, फटाफट से बताइए।
ब्रेटन वुड ट्विन किसको कहते हैं? World IMF Bank and IMF. and World Bank, IMF, SDR is a term belongs to, SDR is a term belongs to IMF. वेरी गुड। गोल्ड रिजर्व के बदले में जो स्पेशल राइट होता है, अब इसके बाद आगे जानेंगे हम। अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए प्लीज। देन वी आर हैविंग इसका फॉर्मेशन, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कब ये फॉर्म्ड आउट हुई थी? 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945 को इसने अपना एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क स्टार्ट किया। कॉन्फ्रेंस तो 1944 में हुई थी, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क स्टार्ट हुआ हमारा 27 दिसंबर 1945 को। अब पर्पस तो हमें समझ में आ ही गया है, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी। तो सबसे आपका इंपॉर्टेंट काम हमारा यही है। लेकिन एग्जाम में इससे ज्यादा पूछा क्या जाता है कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। ठीक है, इसकी मेंबरशिप पूछी जाती है, तो कितनी मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर? 189 मेंबर कंट्रीज है। अब जितनी IMF में है उतनी ही वर्ल्ड बैंक में होंगी, तो वर्ल्ड बैंक की मेंबर्स कंट्रीज भी कितनी हो गई? 189 मेंबर कंट्रीज हो गई। हाउ मेनी? 189 मेंबर कंट्रीज हो गई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों एग्जाम में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वी आर हैविंग हमारा, उसके बाद है हमारे पास, 1 सेकेंड, अरे यार 1 सेकेंड रुको। उसके बाद हमारा जो है, स्टार्टिंग में चलते हैं हमारा, तो उसके बाद है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम बात करें। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर MD के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि एट प्रेजेंट हमारे MD कौन है। एट प्रेजेंट हमारे MD कौन है? तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टालिना ग्रिगोवा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से लर्न होना चाहिए। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि हमारा जो है इसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना ग्रिगोवा। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है हमारी? चीफ इकोनॉमिस्ट है हमारी गीता गोपीनाथ। कौन है चीफ इकोनॉमिस्ट हमारी? गीता गोपीनाथ। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ कौन है हमारी? चीफ इकोनॉमिस्ट। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो IMF के रिगार्डिंग हमें क्या पता चला कि IMF, पहला क्वेश्चन तो ये कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं बच्चों? ब्रेटन वुड ट्विन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी बनी थी। फॉर्म्ड आउट कब हुआ? 27 दिसंबर 1945 को। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? क्या आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारा? हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर? 189 member countries are there. Then they asked about MD and आपका चीफ इकोनॉमिस्ट। ये काफी बार बच्चों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि MD कौन है? क्रिस्टालिना ग्रिगोवा। एंड चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। जल्दी से बताइए, ये क्लियर है हमें सभी को? यस और नो? Yes, ma'am. Then we are going to the next slide. अब मैं लास्ट में आपसे पूछूंगी भी सही कि क्या समझ में आया हमारे को। अब बात आती है आसियान के बारे में। देखो, आसियान के बारे में जब हमने वर्ल्ड मैप किया था तो मैंने आपको बताया था, जैसे ये हमारा अर्थ है फॉर एन एग्जाम्पल। आई थिंक स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो है ये हमारा एशिया है। एशिया में अगर मैं इसको यूं नॉर्थ कर दूं, ये हमारा साउथ कर दूं, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, तो ये हमारी सारी कंट्रीज कौन सी हो गई? आसियान हो गई। क्या हो गई बच्चों? आसियान हो गई। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट बच्चे? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि आसियान के अंदर हमारी कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 10 मेंबर कंट्रीज हैं। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर? 10 मेंबर कंट्रीज आर देयर। तो इसको लर्न करने का एक टेक्निक मैं बता रही हूँ। कैसे लर्न करेंगे बच्चा? लुक एट दिस। इसको ऐसे लर्न करेंगे, CM ने ऐलान किया सभी को BPL टीवी देंगे एंड सिम देंगे। इस तरह से लर्न करना है हमने। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेंबर कंट्री ऑफ आसियान, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेंबर कंट्री ऑफ आसियान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब देखिए कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं।
सबसे पहले सी से क्या हो गया बच्चों? सी से हो गया हमारा कंबोडिया। सी से क्या हो गया हमारा? कंबोडिया। दूसरा कंट्री एम से क्या हो गया बच्चों? एम से हो गया मलेशिया। एम से क्या हो गया? मलेशिया। तीसरा कंट्री क्या हो गया? बी से क्या हो गया? ब्रुनाई। ब्रुनाई हमारा यहाँ पर मलेशिया के पास छोटा सा कंट्री है, इस मैप में नहीं दिखा रखा। उसके बाद पी से क्या हो गया बच्चों? पी से हो गया फिलीपींस। पी से क्या हो गया बच्चों? फिलीपींस। फिलीपींस हमारा ये रहा बच्चों, ये हमारा ग्रीन कलर का, ठीक है, ये हमारा फिलीपींस रहा। फिर है उसके बाद, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आपको इजीली हमारे को दिखाई दिया जाए, ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि हमें। मैम सी से क्या बोला था? दोबारा से बता रही हूँ बेटा, लुक एट दिस। सी से हमारा क्या हो गया? कंबोडिया। एम से क्या हो गया बच्चों? मलेशिया। बी से क्या हो गया? ब्रुनाई। यहाँ पर इन्होंने दिखा नहीं रखा, मलेशिया के पास एक कंट्री है ब्रुनाई, BRUNEI, ब्रुनाई देरुसलाम, ठीक है। पी से क्या हो गया? फिलीपींस। एल से क्या हो गया बच्चों? लाओस। अब लाओस हमारा इधर है, ये रहा लाओस हमारा, ये रहा लाओस, ठीक है। उसके बाद टी से क्या हो गया बच्चों? थाईलैंड। टी से क्या हो गया? थाईलैंड। वी से क्या हो गया बच्चों? वियतनाम। वी से क्या हो गया? वियतनाम, ये रहा हमारा वियतनाम। एस से हो गया सिंगापुर। सिंगापुर हमारा इंडोनेशिया के पास एक छोटा सा कंट्री है, इन्होंने यहाँ पर नहीं दिखा रखा है। आई से हो गया इंडोनेशिया, ये सारा इंडोनेशिया बच्चे। मैम सिंगापुर आएगा या सेशल्स आएगा? सिंगापुर आएगा बेटा, सिंगापुर, नॉट सेशल, सिंगापुर। और एम से हो गया म्यांमार। एम से हो गया म्यांमार, ये इंडिया का पड़ोसी है म्यांमार, ठीक है। तो मैं दोबारा से कंट्रीज रिपीट कर देती हूँ, 10 मेंबर कंट्रीज कैसे लर्न करनी है हमने। सी से कंबोडिया, एम से म्यांमार, बी से ब्रुनाई, पी से फिलीपींस, एल से लाओस, ठीक है। टी से हमारा थाईलैंड, ओके, टी से हो गया हमारा थाईलैंड। और हमारा क्या है? वी से क्या हो गया? वियतनाम, ठीक है। और सिम में एस क्या हो गया बच्चों? एस से क्या हो गया? सिंगापुर। सिंगापुर। और आई से क्या हो गया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है। और एम से क्या हो गया? मलेशिया। ठीक है बच्चे, ओके, समझ में मैम एम से क्या? म्यांमार। क्या बच्चे? हाँ जी बेटा, हाँ जी, म्यांमार, म्यांमार, बिल्कुल, ठीक है बेटा, ओके। तो ये हमारा जो है हो गई हमारी आसियान की मेंबर कंट्रीज, जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन आसियान, और हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेंबर कंट्री ऑफ आसियान, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेंबर कंट्री ऑफ आसियान। तो इस तरह से हमें लर्न रहेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है? क्या बच्चे। एल से? एल से बच्चे लाओस, LAOS, लाओस, ठीक है। और वाई से? वाई तो बच्चे वाई नहीं भाई है ही नहीं मैम। सॉरी बी से। हाँ है, सॉरी। वी से वियतनाम बेटा, वी से वियतनाम। और मैम ये बी से जो आपने स्पेलिंग लिखी है वो क्या है? BRY? कौन सी बच्चे? BRUNEI ब्रुनाई है, ब्रुनाई, BRUNAI, ओके। ठीक है, ये ब्रुनाई है, ओके बेटा। चले आगे अभी, यस, यस मैम। चलिए। उसके बाद देखिए, अब हम अपनी प्रेजेंटेशन पर वापस आ जाते हैं। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? आपका जो है आसियान के बारे में। हाँ जी, मैम एक बार दोबारा रिपीट करना, मेरा कनेक्शन चला गया था। कनेक्शन चला गया था। आसियान की मेंबर कंट्रीज कह रहे हो आप? यस मैम। ओके बच्चे, आसियान की मेंबर कंट्रीज मैं दोबारा से बता देती हूँ बच्चे। आसियान की मेंबर कंट्रीज है हमारे CM, BPL TV एंड सिम। CM में C है बच्चों कंबोडिया, C से कंबोडिया, M से म्यांमार, B से ब्रुनाई, P से फिलीपींस, L से लाओस, LAOS, T से थाईलैंड, V से वियतनाम, S से सिंगापुर, I से इंडोनेशिया एंड M से मलेशिया, ठीक है, M से मलेशिया। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है बच्चे, इसका मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। आसियान का विजन क्या है बच्चे? वन विजन, मतलब एक ही विजन पर काम करते हैं, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। फिर आता है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन सी डिक्लेरेशन के बाद हुआ? एक मिनट रुको, लिखने दो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लिखिए।
इसमें एक क्वेश्चन, ये आपको डोंट यू वरी, ये प्रेजेंटेशन आई विल सेंड टू यू ऑल ऑफ यू, मैं आप सबको भेजूंगी। और इसमें से कौन सीएस के बच्चे कौन से बैठे हैं, प्लीज टेल मी। यस, सीएस में से सीएस वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, प्लीज टेल मी। अंशी गोयल, ओके ओके ओके, मैम राखी बहल, जतिन, राखी बहल और लवलीन कटोरिया। ओके ओके बच्चे, ओके ठीक है, आई विल सेंड टू यू ऑल्सो बेटा, ठीक है। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे, तो मैम establish- इसमें नोट्स तैयार करने की जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ से सेंड करोगे तो? अच्छा, जो पीडीएफ में मैं पीडीएफ आपको भेजूंगी, लेकिन जो भी आपका जो मैं मैटर एक्स्ट्रा है वो आपको Okay. नोट करना है, ठीक है बच्चे। ओके मैम। बस उस पर कंसंट्रेट करना है और अच्छे से सुनना है ताकि हमें समझ में आ जाए। प्रेजेंटेशन तो बच्चे मैंने आपके लिए ही बनाई है, ठीक है बच्चा। और वैसे भी ये जो वीडियो है ना, ये आज यूट्यूब पे डाल देंगे इसको हम, ठीक है, तो उससे भी देख सकते हो आप। ओके बच्चे, तो Okay, हमारा ma'am. जो है, क्या बात कर रहे थे हम, आसियान के अंदर हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर बच्चे, 10 मेंबर कंट्रीज आर देयर। उसको मैंने मेथड भी बता दिया आपको, लर्न कैसे करना है। दूसरा बच्चे ये है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कौन सी डिक्लेरेशन के बाद हुआ, बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है बच्चे, 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967, ठीक है। अब 1967 में एस्टेब्लिश हुई थी, जैसे कि हमने देखा IMF वाज एस्टेब्लिश इन 1945, तो वैसे ही हमारा आसियान वाज एस्टेब्लिश इन 1967। अब 10 मेंबर कंट्रीज तो हम लर्न कर ही चुके हैं, 2 ऑब्जर्वर कंट्री है। अब जो ऑब्जर्वर कंट्रीज होती है ना, ऑब्जर्वर कंट्री में एक पप्पू न्यू गिनिया है, ठीक है, पप्पू न्यू गिनिया, ये हमने किया था ना पप्पू न्यू गिनिया कंट्री जब हम वर्ल्ड मैप कर रहे थे। और एक तिमोर एक कंट्री करके है, ठीक है। तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है हमें, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम पूछा जाता है। 90% क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आसियान की मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, तो वो अब हमें पता चल ही चुका है। ऑब्जर्वर कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जो मेंबर तो होती हैं, लेकिन उनको वोटिंग का राइट नहीं होता है, दे कांट वोट, ठीक है। अब आसियान की, जैसे हमारा IMF के अंदर आपका जो है हेड कौन थी, MD कौन थी, क्रिस्टेलिना, ठीक है, तो वो नाम हमें याद होना चाहिए। और चीफ इकोनॉमिस्ट कौन थी, आपका गीता गोपीनाथ। तो वैसे ही सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान, ये भी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, लाइक एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है, लिम जॉक हुई, कौन है, लिम जॉक हुई। अब ऑप्शन तो आते ही हैं, ऑप्शन देखकर तो हम बड़े आराम से आंसर लगा सकते हैं। अब कुछ ये भी पूछ सकते हैं कि आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है राइट नाउ, तो कौन है, लिम जॉक हुई, कौन है, लिम जॉक हुई। और कहाँ से है ये बच्चे, ब्रुनई से है, कहाँ से है ये, ब्रुनई से है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आसियान की एवरी ईयर समिट होती है, ठीक है। तो 2019 वाली समिट हमारी कहाँ पर हुई थी, आपकी थाईलैंड में हुई थी। और कहाँ पर, थाईलैंड में मतलब बैंकॉक में, ठीक है। और उसकी थीम ध्यान देनी है बच्चों, क्योंकि थीम बहुत आती है एग्जाम में। थीम क्या थी उसकी, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी थीम आती है एग्जाम में। जब भी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो 90% थीम पूछी जाती है। 90% क्या पूछी जाती है, आपकी थीम पूछी जाती है। मैम क्या थी? थीम है बच्चे एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी, और पूछा जाता है आपका वेन्यू कि कहाँ पर हुई थी। तो 2019 की जो समिट हुई थी वो थाईलैंड में हुई थी, तो नेचुरल सी बात है थाईलैंड में हुई थी, तो उसको लीड किसने किया होगा, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने। तो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, प्रायुत चैन-ओचा, ठीक है, प्रायुत चैन-ओचा। अब नेक्स्ट पूछ सकते हैं वो आपसे कि दिस ईयर इन 2020 इज गोइंग टू बी हेल्ड इन, 2020 कहाँ पर आपकी शेड्यूल्ड है, वियतनाम में। कहाँ पर शेड्यूल्ड है, वियतनाम में। अभी हुई नहीं है कोविड-19 के चलते, तो अगर होती तो थीम भी हमें इसकी लर्न करनी पड़ती। फिलहाल अभी जो है हमें ये याद करना है कि 2020 वाली समिट कहाँ पर होगी, हमारी वियतनाम में होगी। और हमारे जो है जगह का नाम, जो प्लेस का नाम है, दैट इज डा नैंग। जैसे बैंकॉक में हुई थी, तो वैसे ही थाईलैंड के अंदर बैंकॉक प्लेस का नाम है, तो वैसे ही वियतनाम में डा नैंग इज अ नेम ऑफ एन प्लेस। तो प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे वियतनाम के, नेजुएन जुआन फुक, ठीक है, जुएन आपका जो है नेजुएन जुआन फी, ठीक है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, वियतनाम के।
तो बेसिकली हमने इस बात पर ध्यान देना है कि 2019 समिट वाज हेल्ड इन थाईलैंड एंड 2020 आपका समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन वियतनाम एंड आपका जो है इसके जो पीएम है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसकी मेंबर कंट्रीज तो आपको आई होप कि लर्न हो ही चुकी होंगी। बेसिकली इसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं अगर करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताइए बच्चे, यहाँ तक क्लियर है हमें? यस और नो? मैम इसका थीम नहीं बताया गया अभी। क्या बेटा? हम जो 36 तो 37 था, इसका थीम नहीं बताया गया। नहीं बेटा, थीम तब डिसाइड होता है जब समिट होती है, ओके। इन एडवांस थीम नहीं होता, ओके बच्चे, क्लियर? तो चलिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी तक हमने डिस्कस किया IMF एंड आसियान के बारे में। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हम करने वाले हैं। तो लुक एट द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट इज बच्चा ब्रिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। आप क्या जानते हैं बच्चे कि ब्रिक्स जो है हमारे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का 26% पार्ट रखता है। मतलब जीडीपी के अंदर अगर पूरी इकोनॉमी से हमारा हम 100 रुपीज अर्न कर रहे हैं तो अकेले ब्रिक्स से कितना आता है हमारा 26% के अराउंड आता है, ठीक है। अब ब्रिक्स की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें। ब्रिक्स इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कंट्रीज। बी से ब्राजील। एक तो ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेंबर कंट्री ऑफ ब्रिक्स। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। पहले तो हमें इन 5 कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए कि ये 5 कंट्रीज कौन कौन सी है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब वो आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि ब्रिक्स बनाया कब गया था। बिल्कुल बनाया गया था 2009 में, लेकिन 2009 में इसका नाम खाली ब्रिक था, मतलब साउथ अफ्रीका इसमें ऐड नहीं था। साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ कब बच्चों? 2011 में। कब ऐड हुआ इसमें? 2011 में ऐड हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, हमें पता होनी चाहिए। पहले इसका नाम क्या था? खाली ब्रिक। इसमें एस कब ऐड हुआ? एस ऐड हुआ बच्चे हमारा 2011 में साउथ अफ्रीका के नाम से। अब इनका मेन एम क्या था कि 2020 तक डेवलप्ड नेशन में तब्दील हो जाना, बिकॉज ऑल द नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑल आर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो इनका मेन एम था 2020 तक डेवलप्ड कंट्रीज में तब्दील हो जाना। और इसके लिए ब्रिक्स ने ना एक बैंक भी बनाया था। जब 2014 के अंदर हमारी ब्रिक्स समिट थी, ठीक है, ब्राजील के अंदर, तो हमारा नरेंद्र मोदी जब अटेंड करने के लिए गए थे आफ्टर बिकमिंग पीएम, देन हमारा इन्होंने एक बैंक भी बनाया था, एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एनडीबी इज एन बैंक ऑफ व्हाट। एनडीबी किसका बैंक है? ब्रिक्स का बैंक है। एनडीबी किसका बैंक है? आपका ब्रिक्स का बैंक है, जिसमें सभी कंट्रीज ने अबाउट 100 करोड़ रुपीज जो है शेयर किया था। कोई भी कंट्री आपका जो है किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर इससे लोन ले सकती है। तो एनडीबी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि एनडीबी इज एन बैंक ऑफ व्हाट। एनडीबी इज एन बैंक ऑफ आपका जो ब्रिक्स बैंक है। किसका बैंक है? ये ब्रिक्स बैंक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ था बच्चों? ये 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं वो आपसे। तो एनडीबी का जो हेडक्वार्टर है बच्चे वो है शंघाई में, ठीक है। कहाँ पर है हमारा? शंघाई। शंघाई मतलब चाइना में। कहाँ पर है? शंघाई, चाइना में, ठीक है। तो ब्रिक्स के फुल फॉर्म तो हमें समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। और ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारा इसमें बाद में कौन सा कंट्री ऐड हुआ था? साउथ अफ्रीका 2011 में। और ये भी हमें समझ में आ गया होगा कि ब्रिक्स बैंक कौन सा है? हमारा एनडीबी है। और इसका एम भी हमें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम जरा आगे चलते हैं इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट थिंग्स जानने के लिए। अब देखिए टाइप की बात करें तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रीजनल, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन सब के डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। 5 मेंबर स्टेट्स के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज नेचुरल सी बात है, पोर्तुगीज, रशियन, हिंदी, चाइनीज, इंग्लिश। तो 5 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन सी है?
पोर्तुगीज, रशियन, हिंदी, चाइनीज, इंग्लिश। कई बार ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ब्रिक्स। अब जेयर बोल्सोनारो, इसके हेड भी पूछ सकते हैं। आप जानते हो ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? डू यू नो? ब्राजील के। ठीक है। व्लादिमीर पुतिन तो पता ही होगा, प्रेसिडेंट है रशिया। नरेंद्र मोदी तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब नरेंद्र मोदी इंडिया के कौन है? पीएम है। ये सारे प्रेसिडेंट है, लेकिन ये कौन है? पीएम है, इसलिए मैं अलग से लिख देती हूँ। जी जिनपिंग कहाँ के प्रेसिडेंट है? चाइना के हैं। सिरिल रामाफोसा कहाँ के? हमारे साउथ अफ्रीका के। तो दीज आर ऑल द लीडर्स ऑफ द आपका जो कंट्रीज। कई बार वो लीडर्स के बारे में भी पूछ लेते हैं। जैसे कई बार पूछ लिया, फॉर एन एग्जाम्पल ऐसे पूछ लिया कि 11th ब्रिक्स समिट हमारी हुई थी, आपकी कहाँ पर हुई थी? ब्रिक्स समिट हमारी हुई थी ब्राजील में। ठीक है। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो ये पूछ सकते हैं, जेयर बोल्सोनारो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चे, क्योंकि मेरे को हो गए 12 इयर्स इस फील्ड में, तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ आपको ध्यान से सुनना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, वही मैं आपको बता रही हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और उसको समझकर लर्न भी करना है, क्योंकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में मैं आपको क्या बता रही थी, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्रिक्स समिट 11th हुई थी 2019 में, नवंबर में। कहाँ हुई थी? ब्राजील में। ठीक है। तो उसके आपके प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं, तो कौन है? जेयर आपका जो है बोल्सोनारो। और इसकी थीम क्या थी बच्चे? इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। क्या थीम थी बच्चे? इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। अब जो नेक्स्ट की बात करें बच्चे, हम जो नेक्स्ट की बात करें, हमारी 12th जो समिट होने वाली है 2020, जो कि जुलाई में शेड्यूल्ड है, वो कहाँ होने वाली है? हमारी रशिया में होने वाली है। तो नेचुरल सी बात है, रशिया के प्रेसिडेंट तो हमें पता ही है, व्लादिमीर पुतिन। और आपकी प्लेस कौन सी है? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। हमारी जो पहली समिट हुई थी ना 2009 में, वो भी रशिया में हुई थी, येकेट्रिनबर्ग में। येकेट्रिनबर्ग हमारा जगह का नाम था। ठीक है। पहली जो हमारी ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी? रशिया में ही हुई थी। और अभी 2020 समिट इज गोइंग टू बी आल्सो हेल्ड इन रशिया में होने वाली है। और उसको लीड कौन करेंगे? व्लादिमीर पुतिन, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस और फर्स्ट वाली जो सबमिट हुई थी रशिया में हुई थी बच्चे, रशिया में। नाम येकेट्रिनबर्ग। येकेट्रिनबर्ग। ठीक है बच्चे? ओके बच्चे, चले आगे। यस और नो? मैम इसकी स्पेलिंग क्लियर नहीं है, ये येकेट्रिनबर्ग की बच्चा, उसकी स्पेलिंग डजेंट मैटर, आपको सिर्फ इतना लर्न रखना है कि हमारी 11th, क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। पहली समिट तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताई है, आपने पहली समिट रशिया लर्न रखना है बच्चे। ठीक है। ओके, क्या लर्न रखना है बच्चे? रशिया लर्न रखना है। ठीक है। और 11th समिट येकेट्रिनबर्ग। येकेट्रिनबर्ग स्पेलिंग अगर गलत भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने प्लेस का नाम, आपका स्पेलिंग उसमें आपका मैटर नहीं करती है, आपका प्लेसेस के नेम में। ठीक है। येकेट्रिनबर्ग। येकेट्रिनबर्ग वाज द नेम ऑफ एन प्लेस इन रशिया, जहां पर हमारी फर्स्ट समिट हुई थी। ठीक है। और 11th समिट हमारी ब्राजील में हुई थी, ब्राजीलिया 2019 में। और 12th समिट हमारी रशिया में होगी। ओके। आपकी सेंट पीटर्सबर्ग ये जगह का नाम है। क्लियर है बच्चे? यस और नो? मैम फर्स्ट समिट 2006 में हुई थी या 9 में हुई थी? 9 में हुई होगी ना बेटा। 2006 में सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्शन रखा गया था। ओके बच्चे? क्लियर? यस मैम। मैम इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या बेटा? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर बच्चे इसका, जो ब्रिक्स का आपका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। इसमें क्या हुआ है कि ब्रिक्स की इस बार प्रेसिडेंटशिप दी गई है, वो चाइना को दी गई है, ऐसे होता है। ठीक है। ओके मैम। क्लियर है बच्चे? इसका वैसे हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन एनडीबी का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं वो आपका, ब्रिक्स के बैंक का। क्लियर है बच्चे? यस मैम। इस बार की प्रेसिडेंटशिप किसको दी गई है? तो चाइना को दी गई है। ओके, ये लर्न करना है हमने। ओके बच्चे? डोंट यू वरी, एवरी सैटरडे देयर विल बी एन करंट अफेयर्स क्लास। उसमें हम एवरी सैटरडे जो भी हमारा करंट अफेयर से कंसिडरेशन में होगा, वो सारी बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, क्योंकि आज हम सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्लास ले रहे हैं। तो ठीक है बेटा, चले आगे। यस यस मैम।
ओके बच्चे, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस Yes, ma'am. क्लियर, तो सभी को ऑल क्लियर तो नहीं है ना? नो मैम। ओके बच्चे, चलिए उसके बाद देखिए द नेक्स्ट वी आर हैविंग सार्क। देखो सार्क के बारे में तो हम जानते ही हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको आसियान के बारे में बताया था, तो वैसे ही हमारा सार्क है। अब ये देखो, ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया की अगर, तो जैसे ये हमारा वर्ल्ड मैप है, तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। अब इंडिया जो है, इंडिया एशिया के साउथ में है, इंडिया एशिया के साउथ में है। तो जो भी इसके आसपास रीजन वाली कंट्रीज है, जो भी इसकी नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे हमारा चाइना हो गया, सॉरी चाइना कह रही हूँ, जैसे हमारा अफगानिस्तान हो गया, जैसे हमारा पाकिस्तान हो गया, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, जैसे इधर हमारा बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, हमारी सारी क्या होंगी, इसकी मेंबर कंट्रीज होंगी। तो इसको लर्न करने का मैं मेथड आपको बता रही हूँ। कैसे लर्न करना है बच्चे, हमने ऐसे लर्न करना है। आपका जो है आर की मेंबर कंट्रीज, कई बार वो पूछ लेते हैं कौन सी मेंबर कंट्री है कौन सी नहीं है, तो इसको ऐसे लर्न करना है बच्चे कि माँ कहती है एसबीआई एंड पीएनबी में सार का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपका मेमोरी टेक्निक है लर्न करने के लिए। तो सबसे पहली कंट्री कौन सी हो गई? एम से क्या हो गया बच्चे? मालदीव्स। एम से क्या हो गया बच्चे? मालदीव्स। क्या हो गया? अफगानिस्तान। ए से क्या हो गया बच्चों? अफगानिस्तान। एस से क्या हो गया बच्चों? श्रीलंका। एस से क्या हो गया? श्रीलंका। बी से क्या हो गया? भूटान। आई से क्या हो गया? इंडिया, ठीक है। टी से क्या हो गया? पाकिस्तान। पी से क्या हो गया? पाकिस्तान। एन से क्या हो गया? नेपाल। बी से क्या हो गया बच्चों? बांग्लादेश। बी से क्या बच्चों? बांग्लादेश। तो ये हमारी 8 मेंबर कंट्रीज है। मैं दोबारा से बता रही हूँ। एम से मालदीव्स, ए से अफगानिस्तान, एस से श्रीलंका, बी से भूटान, आई से इंडिया, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, से व्हाट? बी से भूटान हो गया तो क्या आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है अफगानिस्तान इसमें सबसे लास्ट में ऐड हुआ था बच्चे। अफगानिस्तान वाज जो हमारा ऐड हुआ था, दैट वाज एडेड इन 2008, ठीक है। 2008 में ही ऐड हुआ था अफगानिस्तान। ऑफिशियली वैसे 7 में हुआ था, लेकिन ऑफिशियली हम 2008 में कहते हैं। 2008 से पहले इसके 7 मेंबर कंट्रीज थी। बाद में कितनी मेंबर कंट्रीज हो गई? 8 मेंबर कंट्रीज हो गई। जल्दी से बताइए ये हमें लर्न हो जाएगा? यस और नो? Yes, ma'am. ओके बच्चे, अब इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं वो आपसे कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बच्चे? काठमांडू, नेपाल में। कहाँ पर है बच्चे? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ही पूछ लेते हैं, जैसे अभी अभी हमने आपका किसका किया था? हमने डिस्कस किया था ना आपका सेक्रेटरी जनरल आसियान के, IMF के, आपका MD एंड चीफ इकोनॉमिस्ट। तो वैसे ही इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसाला रुवान विराकू। घबराना मत, नाम मैंने नहीं रखा, ठीक है, मतलब ऐसा नाम जो हमें रुला दे, ठीक है, रुवा दे, ठीक है। इसाला रुवान विराकू, ठीक है, विराकू। ये कौन है? सेक्रेटरी जनरल है। आपका नाम, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो आसियान है, आसियान के लिम जो अभी किया था ना, लिम वी जो, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जल्दी से बताइए, देखते किसकी मेमोरी काम करती है, जल्दी से बताइए। मैम ब्रुनेई। ब्रुनेई से। वेरी गुड बच्चे, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई से बिलोंग करते हैं। अब वैसे ही इसाला रुवान आपका विराकू, ये कहाँ से है? श्रीलंका से है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी 1985 में। कब एस्टैब्लिश हुई थी? 8 दिसंबर 1985 में। अब जल्दी से बताइए हमारा IMF कब एस्टैब्लिश हुआ था? देखते हैं किसकी मेमोरी काम करती है। 1945। वेरी गुड, 1945। जल्दी से बताइए आसियान कब एस्टैब्लिश हुआ था? आसियान 1967। 1967। वेरी गुड। ब्रिक्स कब एस्टैब्लिश हुआ था? ब्रिक्स वाज एस्टैब्लिश 2009। वेरी गुड। NDB किसका बैंक है? NDB किसका बैंक है? ब्रिक्स। ब्रिक्स का बैंक है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, ठीक है।
अब हमारा जो है, माइक कर लीजिए बच्चा अपना। अब हमारी नेक्स्ट समिट है जो 220th सार्क समिट। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारी जो 19th सार्क समिट थी ना, वो शेड्यूल्ड थी 2019 में पाकिस्तान में होनी थी, ठीक है, लेकिन वो हमारी नहीं हुई क्योंकि उरी अटैक, वैसे उरी अटैक की वजह से हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई थी कि वहां पर हमारी नहीं हो पाई। और 2020 कहाँ पर शेड्यूल्ड है, श्रीलंका में है, लेकिन अभी इसका कोई अता पता नहीं है कि ये कब। मैम थोड़ा एक बार रिपीट कर दो, मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रही है, एक बार रिपीट कर दो। क्या कंफ्यूजन हो रही है बेटा कुदरत? मैम कनेक्ट बोल रही हूँ है ना तुम्हारा नेट। मैम हाँ जी बच्चे, अभी यूट्यूब पे डालोगे ना? क्या बेटा? या आप यूट्यूब पे डालोगे ना, अगर दोबारा हल्का वो देखना हो? हाँ बच्चे जरूर डालेंगे बेटा, जरूर। ये 2019 में कब हो रही है ये पता? 2019 का बेटा मैंने ये बोला, आप पहले अपना माइक ऑफ करिए और फिर ध्यान से सुनिए बच्चे, ठीक है? आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि आप कूल माइंड होके बैठिए, आराम से सुनिए, सब समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि सार्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर? 8 मेंबर कंट्रीज आर देयर। इसका मैंने टेक्निक बताया था, माँ, SBI एंड PNB बताया था ना मैंने आपको, ठीक है, बताया था मैंने आपको। अब इसमें M क्या था? मालदीव्स, A अफगानिस्तान, S श्रीलंका, B भूटान, I इंडिया, P पाकिस्तान, N नेपाल, B बांग्लादेश। जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है, ठीक है, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है, ऑल आर द नेबरिंग कंट्रीज। सबसे बड़ी बात ये है, इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन है राइट नाउ? इसाला रुवान विराकोन। अब कई बार वो ये भी पूछ सकते हैं भाई ये तो सेक्रेटरी जनरल है, बिलोंग्स टू विच कंट्री? बिलोंग्स टू श्रीलंका। एस्टेब्लिश कब हुआ था बच्चे? 1985 में, ठीक है। अब मैं ये बता रही थी बच्चे आपको कि हमारी वैसे तो ये समिट 2019 में पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन आपका सभी ने बायकॉट कर दिया। उरी अटैक के बाद सबने बायकॉट कर दिया। जनरली क्या होता है, ये एवरी ईयर नहीं होती, ठीक है, जैसे 2 इयर्स गैप में होती है, तो सबने बायकॉट कर दिया, मतलब 18 वाली 19 में शिफ्ट कर दी। अब 2020 शेड्यूल्ड कहाँ पर है? आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमारी नेक्स्ट समिट 20th वाली समिट कहाँ पर शेड्यूल्ड है? 20 वाली समिट हमारी शेड्यूल्ड है श्रीलंका में। कहाँ पर होनी है? कोलंबो में। और आपका जो है कौन आपके जो है इसको लीड कौन करेंगे? महिंदा राजापक्सा। कौन है महिंदा राजापक्सा? यहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है। सिर्फ आपने इतना ही लर्न रखना है। अब मैं सार्क से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी आपको जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सार्क की ना हमारा क्या हुआ था, एक मीटिंग हुई थी हमारी एक 4th मीटिंग हुई थी आपका सार्क एग्रीकल्चर मिनिस्टर की। सार्क एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी बच्चे। ये पूछ सकते हैं कि मीटिंग कब हुई थी? ये मीटिंग हुई थी हमारी बच्चे जून 2019 में। कहाँ पर हुई थी? हमारे थिम्पू भूटान में। थिम्पू भूटान में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 4th सार्क एग्रीकल्चर मीटिंग मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। आपका जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। कहाँ पर हुई थी बच्चों? भूटान थिम्पू में हुई थी, 2019 में हुई थी। क्लियर है? ओके कहाँ पर हुई थी? आपके भूटान में। दिस वाज फॉर आपका जो है फॉर स्ट्रेंथनिंग रीजनल कोऑपरेशन बाय प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कहने का मतलब है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए ये मीटिंग हुई थी। कहाँ पर हुई थी? भूटान थिम्पू में। आपने सिर्फ इतना ही लर्न रखना है बच्चे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है 2019 में एक हमारा फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था, सार्क फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। सार्क फिल्म फेस्टिवल भी हुआ था, 2019 में हुआ था। 9th फिल्म फेस्टिवल था ये। कौन से नंबर का था? 9th। ये नंबरिंग भी पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। हमारा 9th फिल्म फेस्टिवल हुआ था। ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था ना बच्चे, ये कहाँ पर हुआ था? हमारा श्रीलंका में हुआ था बच्चे। श्रीलंका कोलंबो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका कोलंबो में हुआ था। ओके बेटा, श्रीलंका कोलंबो में हुआ था, 2019 में हुआ था। जुलाई 2019 में हुआ था। कब हुआ था बच्चे? जुलाई 2019 में हुआ था। तो जल्दी से बताइए हमें यहाँ तक ये क्लियर हुआ? पहले मैंने आपको सार्क के बारे में बताया कि सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कब एस्टेब्लिश हुआ,
लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सी ऐड हुई थी? कौन सी ऐड हुई थी बच्चों, जल्दी से बताइए। अफगानिस्तान। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, और इसके अंदर कितने मेंबर स्टेट्स हैं हमारी? 8 मेंबर स्टेट्स हैं। 8 सेक्रेटरी जनरल कौन है? अब नाम मैंने नहीं रखा, एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में, और नेक्स्ट समिट कहाँ पर शेड्यूल्ड है हमारी? श्रीलंका में। और हमारा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी 4th वाली, वो कहाँ पर हुई थी बेटो? थिम्पू हुई थी थिम्पू भूटान में। ठीक है, जो कि थिम्पू जो कि भूटानी कैपिटल है। और 9th नंबर का जो सार का फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसमें बेस्ट फिल्म किसको मिला था अवार्ड पता है? नगर कीर्तन, राइट डाउन। नगर कीर्तन को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। नगर कीर्तन, नगर कीर्तन, ये हमारे इसको क्या दिया गया था? हमारा बेस्ट फिल्म नगर कीर्तन, जो हमारी बंगाली फिल्म थी, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। कौन सी थी बेटा? मैं दोबारा से लिख देती हूँ, नगर कीर्तन। नगर कीर्तन ये हमारी बंगाली फिल्म थी, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। क्या मिला था बच्चे? बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, ma'am. Then we are having बच्चे नेक्स्ट है, the next we are having G20। अब देखो कभी कभी वो एग्जाम में, जैसे मैंने आपको बताया था, ब्रिक्स पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या कितने परसेंट था जीडीपी का? 26%। 23.4 या 24, कई जगह पर ये भी लिखा होगा, लेकिन ओवरऑल 26% है। ठीक है, वैसे ही हमारा ये G20 85% के करीबन है। ठीक है, पूरे जीडीपी का कितने परसेंट के करीबन है? 85% के करीबन है। मतलब इसमें जीडीपी में कितना शेयर G20 नेशन का शेयर रहता है। अब हम आगे चलते हैं। G20 की अगर हम बात करें तो दिस इज एन ग्रुप ऑफ 20 डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज कहना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज, वैसे यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज कहना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है मैम, दोनों ही नहीं आ जाएंगी? नहीं बच्चे, वो ग्रुप अलग है बेटा। ठीक है मैम, बिकॉज इंडिया भी तो आती है। 20 डेवलप्ड कंट्रीज। अब मैं बताती हूँ, मैं बेटा रीजन बताती हूँ। एक हमारा G20 वाला ग्रुप और भी है। ठीक है, जिसमें 23 मेंबर कंट्रीज है। ओके, वो डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है पूरी तरह से। ओके, ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट हमारी डेवलप्ड कंट्रीज है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेंबर कंट्री ऑफ G20 या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेंबर कंट्री ऑफ G20। तो ये मैंने कोड वर्ड बच्चे 2008 की बात है, मैंने बनाया था ये कोड वर्ड, और वो आज भी बच्चों को लर्न करने में बड़ा इजी रहता है। तो लुक एट दिस, मैंने ऐसे बच्चों को लर्न करवाया था। माँ कहती है, वो तो हो गया हमारा, सॉरी। देखो ये कहती है कि आपका इसको हमने लर्न कैसे करना है, ऐसे लर्न करना है कि जग की फिक्र, G8 G20 को ये कह रहा है, जग की फिक्र तो मैं करूंगा, बाकी काम तुसी करो। बाकी काम तुसी करो, जग की फिक्र तो मैं करूंगा। मतलब यहां तक हमारा G8 है। ठीक है, यहां तक हमारा G8 है, लेकिन अगर मैं इन सबको मिला दूं तो ये हमारा G20 बन जाता है। क्या बन जाता है? G20 बन जाता है। ठीक है, यहां तक हमारा G8 है, अगर मैं इन सबको मिला दूं तो ये हमारा बन जाता है G20। अब G20 की मेंबर कंट्रीज कैसे लर्न करेंगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले J से क्या होगा बच्चे? हमारा जापान, देन U से UK, G से जर्मनी, F से फ्रांस, I से इटली, C से कनाडा, U से USA, R से रशिया। जल्दी से बताइए ताकि मैं बाकी को रब कर दूं, ताकि दिक्कत ना आए हमें। U से USA, G से जर्मनी, F से फ्रांस, I से इटली, C से कनाडा, U से USA एंड R से रशिया। हो गया बेटा यहाँ तक? आगे चलें? रब कर दो इसको। चलिए, अब उसके बाद देखिए, अगर किसी को
किसको कोई भी कहीं पर भी डाउट आए ना बेटा तो प्लीज बता दीजिएगा मुझे, किसी दूसरे बच्चों के चक्कर में रहना नहीं है हमने, ठीक है बेटा? क्योंकि इस चक्कर में नहीं रहना कि भाई दूसरे को समझ में तो हमें भी समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बी से ब्राजील, ए से अर्जेंटीना, ए से अर्जेंटीना, सेकंड है ऑस्ट्रेलिया, सी से चाइना, इंडिया, टी से टर्की, टी से टर्की, यू से यूरोपियन यूनियन। हालांकि वो एक अलग बात है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज है, मैंने आपको बता रखा है। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन यूनियन? 27। 19 चार्ट आएगा वो आपका यूरो जोन में है। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर कंट्रीज है, ठीक है बेटा? कितनी बार बताया मैंने आपको? एस मैम यू Yes, स्टैंड ma'am. फॉर EU, क्या बेटा? यू स्टैंड्स फॉर EU ओ इसमें। यू स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यू से यूनियन है ना यूरोप की कंट्रीज का, ठीक है? एस से हमारा हो गया साउथ अफ्रीका, सेकंड एस हो गया साउथ कोरिया, थर्ड एस हो गया सऊदी अरब, और आई से हो गया बच्चे इंडोनेशिया। मैम एम से क्या है? एम से बच्चे मैक्सिको, ठीक है? तो ये हमारी हो गई आपका 20 कंट्रीज। अगर आपसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछ ले ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेंबर कंट्री ऑफ G20 या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेंबर ऑफ G20, तो आप बड़े ही आराम से बता सकते हो। दैट इज माय गारंटी टू यू, ठीक है बच्चे? लान हो गया सभी को? यस और नो? मैम एक बार इसका जो कीवर्ड बोला था आपने वो बता दो। जग की फिक्र मैं करूंगा, जग की फिक्र मैं करूंगा, बाकी काम तुसी करो, ठीक है? तो जग की फिक्र तक G8 है बेटा, ओके? और यहाँ तक यू तक करें तो G7 है। तो मैंने इस तरह से कोडवर्ड बनाया है, ये मैंने 2008 में बनाया था, इस तरह से बनाया कि आपके 3 चीजें कवर हो जाए, G7 भी, G8 भी और G20 भी। तो आई थिंक कि हमें इस तरह से लर्न हो जाएगा। यस और नो? बाकी में बताओगे G7 में 3 कंट्रीज हैं। G7 में बेटा यू तक आएगा, G7 में यू तक आएगा, ठीक है? रशिया आ गया तो G8 हो गया, बाकी सारे आ गए G20 हो गया। क्लियर है? यस मैम। चले आगे अभी। मैम ये बाकी में आई इंडिया है? क्या बच्चे? बाकी वाला आई इंडिया है? बाकी वाला आए इंडिया है? आए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? मैम इसका ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है ना? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, बस आपको 20 कंट्रीज लर्न होनी चाहिए बस, ठीक है? ये तो कोड मैंने बनाया है ना, तो कोड का क्या है? कोड में तो सिर्फ आपको लर्न करवाने के लिए बनाया है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर बेटा, ठीक है? चलिए अब उसके बाद यस क्लियर कर दे। ओके अब देखिए, अब इसके बारे में ये पूछा जा सकता है, जो नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि हमारा जो है फाउंडर कौन थे? 7 कंट्रीज के ग्रुप ने इसको फाउंड आउट किया था। कब ये फाउंड आउट हुआ था? 1999 में, 26 सितंबर 1999 में। इसका पर्पस क्या था? ब्रिंग टुगेदर सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट, मतलब सभी कंट्रीज को आपका जो है एक साथ लेकर आना। और हमारी जो अभी तक हमारी कितनी समिट हो चुकी हैं? 15 समिट हो चुकी है। 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था, अब तक हमारी 15 समिट हो चुकी हैं। अब हमारी जो 15th नंबर की समिट थी वह आपकी जो 15th नंबर की 15 समिट हमारी अभी शेड्यूल्ड है। कब शेड्यूल्ड है? 21 नवंबर 2020 को शेड्यूल्ड है। कहाँ पर शेड्यूल्ड है बच्चे? सऊदी अरेबिया में शेड्यूल्ड है, ठीक है? और आपका जो है कहाँ पर, प्लेस का नाम क्या है आपका बच्चे? रियाद। और हमारा जो है ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा ये हमारे इसको लीड कौन करेंगे? तो लीड कौन करेंगे बच्चे इसको? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। ये कौन है? जो आपके सऊदी अरेबिया के किंग है। सऊदी अरेबिया के क्या है? ये किंग है, ठीक है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, क्लियर है? ये इसको चेयर करेंगे। कौन चेयर करेंगे? सलमान बिन। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपकी ये अभी आपकी 15th नंबर की समिट कहाँ पर शेड्यूल्ड है? सऊदी अरेबिया में।
प्लेस का नाम पूछ सकते हैं रियाद, ये पूछ सकते हैं कि हमारी जो आपका इसको कौन लीड करेंगे, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। अभी वैसे हमारी जो है एक अभी थीम हमारी जो ये मैंने लिखी है आपकी 15 G20, एक वर्चुअल समिट हुई थी जो अभी आपकी काफी सारे एग्जाम में आ भी रही है। एक वर्चुअल समिट हुई थी जिसकी थीम क्या थी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये एग्जाम में आ सकती है, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये थीम हमने ध्यान। मैम ये कब हुई थी वर्चुअल समिट, ये कब हुई थी? ये बच्चे आपका ये लास्ट मंथ में ही हुई है अभी, ठीक है, आपकी मई में हुई थी हमारी, ठीक है। तो ये हमारे को लर्न रखनी है, वो मैं आपकी करंट अफेयर्स की और क्लास लूंगी, उसमें एग्जैक्टली मैं आपको डेट भी बताऊंगी, सारा बताऊंगी। फिलहाल अभी हमने क्या लर्न रखना है, जो आज हम करने वाले वो ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशंस में हमने क्या लर्न रखना है कि हमारी जो आपकी नवंबर में शेड्यूल्ड है सऊदी अरेबिया में एक वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है रियाद के अंदर, और हमारा जो इसकी थीम क्या थी, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, ठीक है। ये 2 सेशन में होती है कई बार, ओके। तो हमारी जो ये 16th नंबर की है, ये हमारी कहाँ पर शेड्यूल्ड है, इटली में है, जो कि रोम में होगी, ठीक है। और उसको लीड कौन करेंगे, वहां के जो प्रेसिडेंट है जियुस कॉन्टे, ओके। और हमारी 17th नंबर की इंडिया में होनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि G20 हमारी जो इंडिया में कौन से नंबर की समिट होनी है, 17th नंबर की समिट 2022 में हमारे इंडिया में हेल्ड होगी। उसको लीड कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी लीड करेंगे। कौन करेंगे, नरेंद्र मोदी लीड करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है, ये आपका जो है, इसको हमने मैटर नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यही याद करना है। क्या याद करना है आप लोगों ने कि हमारी 15th नंबर की समिट कहाँ होगी, सऊदी अरेबिया में, ठीक है, नवंबर में शेड्यूल्ड है, ओके। और 16th नंबर की कहाँ पर होगी, इटली में होगी। 17th नंबर की होगी इंडिया में। तो इंडिया में पूछ सकते हैं कब होनी है, 2022 में होनी है, ठीक है, 2022 में इंडिया में शेड्यूल्ड है। क्लियर है बच्चे, इज इट ओके? यस मैम। ओके बच्चे, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले आगे, यस और नो एवरीवन? ओके, यस मैम। तो बच्चे जो ये आपकी G20, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हमारी G20 के अंदर कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, तो आप बता दोगे? यस मैम। अगर आसियान की पूछे हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर आसियान, तो ये बता दोगे आप? 10 कंट्रीज। हाँ जी बच्चे, 10 कंट्रीज। यस। क्या कोडवर्ड बताया, कौन बताएगा मुझे? SBI और PNB। BPL। यस यस, BPL, TV एंड सिम, ठीक है, ओके। तो हमारी अब हम चलते हैं आगे, एक 2019 वाली भी नोट कर लो, G20 समिट। 2019 वाली G20 समिट के बच्चे जापान ओसाका, कई बार पूछ लेते हैं वो आपसे, ठीक है, जापान ओसाका, कई बार वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। दैट्स व्हाई मेरे लिए आपको बताना जरूरी है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तो वी शुड हैव इन नॉलेज, ठीक है बच्चे। चले आगे, यस और नो? यस। चलिए नेक्स्ट है, देन वी आर हैविंग, नेक्स्ट है बच्चे बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, देन ये पूछ लेते हैं आपसे कि हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर। तो इसके अंदर हमारी बच्चे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म आ सकती है, इसकी एब्रीविएशन आ सकती है। तो एब्रीविएशन क्या है बच्चे? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल। पहले तो बी से मतलब बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, इधर पता है ना, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है, नीचे हमारा इंडियन ओशियन है, और इधर हमारा क्या है, अरेबियन सी है। तो जो भी ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड जो भी कंट्रीज आती हैं, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल सभी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल की कंट्रीज का इनिशिएटिव है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। How many member countries are there? बच्चे 7 member countries are there. How many member countries are there? 7 member countries are there. अब जैसे अब
आपने इसमें सिर्फ इतना ही लर्न करना है, जैसे हमने सार के अंदर क्या किया था, माँ, SBI और PNB किया था ना बच्चे, किया था, ठीक है। अब M में इसकी जगह पर क्या कर लेना है, म्यांमार कर लेना है, तो ये करना है आपने काम, ठीक है। और आपका म्यांमार और एक अफगानिस्तान, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान इसमें है ही नहीं, ओके बच्चे। तो हमारा जो है इसमें क्या है, पाकिस्तान भी नहीं है, बाकी सारी देखो आपका म्यांमार है, पहली मेंबर कंट्री हो गई, दूसरी कंट्री कौन सी हो गई, श्रीलंका हो गई, तीसरी कंट्री कौन सी हो गई, भूटान हो गई, चौथी कंट्री कौन सी हो गई, इंडिया हो गई, पांचवी कंट्री कौन सी हो गई, नेपाल हो गई, 6th कंट्री कौन सी हो गई, आपका जो है बांग्लादेश हो गई, ठीक है। अब हमारी एक एक्स्ट्रा कंट्री और कौन सी ऐड हुई, अब हमने क्या करना है, अब इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, सिर्फ आपने टी ऐड किया, ठीक है, आपने क्या ऐड किया, टी ऐड किया, ए और पी कैंसिल करके यहाँ पर टी ऐड कर दो, ओके बच्चे। तो हमारा जो है ये हो गया मन से हम आपका जो है मन, SBI एंड आपका क्या हो गया नीचे TNB, ठीक है, TNB, अच्छा एन तो हमारा ले ही चुके हैं ना हम, TB लर्न कर लो, ठीक है, मन, SBI और TB, ओके। तो M क्या हो गया हमारा, म्यांमार, N क्या हो गया, नेपाल, S क्या हो गया, श्रीलंका, B भूटान, I इंडिया, T से थाईलैंड, B से बांग्लादेश, ओके। तो ये हमारा कोड किसका हो गया, किसका, आपका बिम्स्टेक का। तो जल्दी से बताइए हमें ये 7 मेंबर कंट्रीज लर्न रहेंगी, क्योंकि कई बार वो पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेंबर कंट्री ऑफ बिम्स्टेक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेंबर कंट्री ऑफ बिम्स्टेक, इज इट ओके? मैम थाईलैंड है क्या बच्चे, टी से थाईलैंड है, हाँ जी बच्चे, टी से थाईलैंड है बेटा, ठीक है। मैं दोबारा से इसका कॉर्ड बता देती हूँ, ऐसे लर्न करना है इसको, देखो मन, SBI एंड हमारा क्या हो गया, TB, ठीक है, ऐसे ऐसे भी लर्न कर सकते हो, इसको घुमा फिरा कर कुछ भी बना सकते हो आप। मैंने उसी कोडवर्ड में चेंज किया है, M से हो गया म्यांमार, ये देखो पहली कंट्री म्यांमार, क्या हो गया नेपाल, दूसरी कंट्री हो गई नेपाल, तीसरी कंट्री क्या हो गई श्रीलंका, चौथी कंट्री कौन सी हो गई भूटान, पांचवी कंट्री कौन सी हो गई इंडिया, टी से क्या हो गया थाईलैंड, बी से क्या हो गया बांग्लादेश। इज इट क्लियर, यस और नो? ओके बच्चे, अब बिम्स्टेक हमें पता चल गई, एक तो ये एग्जाम में आ सकती है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 7 मेंबर कंट्रीज हैं, तीसरा ये पूछा जा सकता है कि कौन सी मेंबर कंट्री है कौन सी नहीं है, तो वो भी हमें पता चल गया। अब 4th वन ये कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है बच्चे, परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पर है, बांग्लादेश ढाका में है, वो तो नाम से पता चल रहा है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो बांग्लादेश। फाउंड आउट कब हुई थी, 1997 में हुई थी। अब इस 4 ईयर गैप के बाद हमारी समिट होती है, तो 2018 में जो समिट हुई थी हमारी नेपाल में हुई थी, काठमांडू में। अब 2020 में जो शेड्यूल्ड है, 5th समिट शेड्यूल्ड है, वो कहाँ होगी बच्चे, श्रीलंका में होगी। आपने सिर्फ इतना याद रखना। एक चीज और भी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। अभी जब हमारा मई 2019 में नरेंद्र मोदी ने आपका बिम्स्टेक नेशन को, बिम्स्टेक के लीडर्स को, अपनी बिम्स्टेक के लीडर्स को इनवाइट किया था, इसमें इनवाइट किया था जो हमारा उनकी ओथ सेरेमनी थी ना, नरेंद्र मोदी की जो ओथ सेरेमनी थी, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ओथ सेरेमनी में आपका जो है नरेंद्र मोदी ने किन कंट्रीज को इनवाइट किया था। तो बिम्स्टेक नेशन को मई 2019 में PM नरेंद्र मोदी ने ओथ सेरेमनी में इनवाइट किया था। इज इट ओके बच्चे, यस और नो? क्लियर है? ओथ समझते हो ना, शपथ सेरेमनी? यस यस मैम। ओके बच्चे, चले आगे। क्या बेटा, ओथ सेरेमनी में इनवाइट किया था बेटा, किसको? बिम्स्टेक नेशन को बेटा, बिम्स्टेक नेशन के लीडर बच्चे, ठीक है बेटा, चले आगे। यस यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट वी आर हैविंग, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। यस मैम। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग, अब हम करने वाले नेशनल बॉडीज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज पर आवर एग्जाम। नेशनल बॉडीज में आज हम करेंगे नीति आयोग, RBI, सेबी,
Competition Commission of India, IBBI, and ICSI. All these are very important organizations. तो बच्चे बड़ा ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, all are very important बच्चे, ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, हम सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन करते हैं नीति आयोग। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि जो भी हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी तक की, जैसे हमने अभी तक किया, सबसे पहले IMF, देन हमने किया आसियान, देन हमने क्या किया आपका आसियान के बाद सार्क, उसके बाद हमने ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स के बाद हमने क्या किया आपका जो है G20 एंड देन BIM. All these organizations are clear to you? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it okay? अब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बता दोगे ना बेटा? कि जैसे IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फटाफट से बताइए, एक क्विक रिवीजन. वॉशिंगटन DC. आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता. जकार्ता. कहाँ पर है? जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है. सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जल्दी से बताइए. काठमांडू. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. 2011 में कौन सा कंट्री ऐड हुआ था? साउथ अफ्रीका. G20 का कोडवर्ड मैंने क्या बताया था? जल्दी से बताइए. G20 का कोडवर्ड क्या बताया था मैंने? जग फिगर. मैं करूंगा, बाकी काम मैं करूंगा कि काम बाकी काम तो. वेरी गुड. बाकी आप देख लेना, ठीक है. बिम्स्टेक का परमानेंट सेक्रेटरीट कहाँ पर है? जल्दी से बताइए. बांग्लादेश, ढाका. बांग्लादेश. वेरी गुड. चलिए अब आगे चलते हैं. नीति आयोग के बारे में जानेंगे बच्चे. अब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी नीति आयोग. क्यों इम्पोर्टेंट है जरा मैं बताए देती हूँ आपको. मैम म्यूट कर दो सबको प्लीज. हाँ, म्यूट कर लीजिए बेटा ताकि सभी डिस्टर्ब ना हो बच्चे, प्लीज. ठीक है. नीति आयोग आपको अगर मैं बताऊं तो नीति आयोग जब नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है, तो उन्होंने अगस्त 2014 में 15 अगस्त को ये ऐलान किया था लाल किला से कि भैया हम प्लानिंग कमीशन को खत्म करने जा रहे हैं. प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक नया ऑर्गेनाइजेशन आएगा और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है बेटा? नीति आयोग. उसका नाम क्या है बच्चों? नीति आयोग. Planning Commission was formed out in 1950. नीति आयोग was formed out in 1st January 2015. ऐलान किया था कि हम खत्म करने वाले हैं और वो किया भी, उन्होंने बोला और करके भी दिखाया. 1st January 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह पर नया ऑर्गेनाइजेशन आ गया, नीति आयोग. ठीक है. अब जैसे प्लानिंग कमीशन जब अभी देखो, जब हम पॉलिटी कर ही रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात बताई थी ना बच्चे आपको कि पीएम किसके किसके हेड होते हैं? प्लानिंग कमीशन के, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं. बताया था ना मैंने बच्चों आपको. ठीक है. तो हमारे प्लानिंग कमीशन के हेड कौन थे? पीएम, मतलब नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन. तो इसका मतलब नीति आयोग के भी हेड कौन होंगे? चेयरपर्सन कौन होंगे? आपके कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे. एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं. दूसरा ये पूछ सकते हैं कि जैसे पहले प्लानिंग कमीशन आपका प्लान बनाता था 5 ईयर, वो तो भैया आपका जो है कैंसिल हो गया. अब क्या है? नीति आयोग 15 ईयर एक्शन प्लान बनाएगा. ठीक है. अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. कहाँ पर है बच्चों इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में. कहाँ पर है बच्चों इसका हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में है. ठीक है. अब इसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. कौन है इसके बच्चों वाइस प्रेसिडेंट? राजीव कुमार. कौन है बच्चों इसके वाइस प्रेसिडेंट? राजीव कुमार. इसका नाम हमें ऑन द टिप्स होना चाहिए. और इसके सीईओ कौन है बच्चे? अमिताभ कांत. कहीं अमिताभ बच्चन मत लिखाना, ठीक है. ऐसे लिखने की जरूरत तो तुम्हें पड़ेगी नहीं क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं करंट अफेयर्स में, तो वहां पर तो हमें सिर्फ क्लिक ही करना है. तो सीईओ कौन है बच्चे? अमिताभ कांत. और हमारे वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार. ये तो बच्चे हमें हर वक्त ऑन द टिप्स होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसमें से बहुत बार बनता है, बहुत बार बनता है. ठीक है. और दूसरा क्या? नीति की फुल फॉर्म. डू यू नो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. एक तो इसकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए हमें. इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है एग्जाम में. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसके चेयरपर्सन, सीईओ का नाम पूछा जा सकता है, वाइस चेयरमैन का नाम पूछा जा सकता है. तो नेचुरल सी बात है, काम तो आपको पता चल ही गया.
काम क्या पता चला कि किसकी प्लेस पर है? आपका प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया है। कब किया है? आपका जो है 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस किया है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अंदर आपका जो है और कौन कौन मेंबर होते हैं? जैसे इसके अंदर आपका जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स भी मेंबर है। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स कौन कौन से? अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर। अब जल्दी से बताइए अमित शाह कौन से मिनिस्टर है हमारे? फटाफट से बताइए। होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर है, क्योंकि मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी मैं आपको मेमोरी टेक्निक से लर्न कराऊंगी आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। राजनाथ सिंह कौन है हमारे? डिफेंस मिनिस्टर है। कौन है बच्चे? डिफेंस मिनिस्टर है। निर्मला सीतारमन कौन है हमारी? हमारी डिफेंस मिनिस्टर है, ठीक है। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है। ये कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कौन है बेटा? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो ये सारी हमें लर्न होनी चाहिए। अब हमारा स्पेशल इन्विटेशन में कौन? मैम। हाँ जी बेटा। मैम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स मतलब? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब ये है कि इनकी भी मेंबरशिप है। दे आर नॉट हैविंग एज मच राइट एज दे आर हैविंग राजीव कुमार एंड अमिताभ कांत। जैसे हम कहते हैं ना कि वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लाइक दैट। क्लियर है? यस मैम। तो स्पेशल इन्विटीज में नितिन गडकरी है। नितिन गडकरी कौन से मिनिस्टर? जल्दी से बताइए। एमएसएमई भी है, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन भी है। पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर, थावर गहलोत सोशल वेलफेयर, ठीक है। एंड राव इंद्रजीत सिंह ये स्टेट आपका मिनिस्टर है, ठीक है। तो हमारे जो है अब फुल टाइम मेंबर्स कौन है? वीके सारस्वत, ठीक है, डीआरडीओ चीफ। रमेश चंद जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। विनोद पोल जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है, ये भी इसके मेंबर है, ओके। तो गवर्निंग काउंसिल, अब इसके अंदर 3 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो गए, एक स्पेशल इन्विटीज हो गए, एक फुल टाइम मेंबर्स हो गए, और एक चौथे होते हैं गवर्निंग काउंसिल। अब गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना स्टेट्स के, वो इसके मेंबर होते हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी को मिलाकर, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, लेफ्टिनेंट एंड आपका जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये भी इसके मेंबर रहते हैं। तो बेसिकली हमें आपका जो मेनली याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्जाम में आता है, वो आता है चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग। बेसिकली ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं कि इसके गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन मेंबर होते हैं। तो जितने भी सीएम होते हैं स्टेट्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है बच्चे। ये पूछा जा सकता है आपसे, इससे ज्यादा नहीं। मैम राव इंद्रजीत सिंह कौन है? राव इंद्रजीत सिंह बेटे ये स्टेट मिनिस्टर है, ठीक है। राव इंद्रजीत सिंह, जैसे एक हमारी कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने आपको कल बताया था ना कि 3 तरह की मिनिस्ट्री होती है हमारे पास। कौन कौन सी मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट में? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक होते हैं बच्चे हमारे, कौन? आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स। एक कौन होते हैं हमारे बच्चे? स्टेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। एक मिनट रुको बेटा। एक कौन होते हैं हमारे? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। और एक कौन होते हैं? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट, ठीक है। वो सारे के सारे मिनिस्टर कौन होते हैं हमारे? सारे के सारे मिनिस्टर कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है। तो ये हमारे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इनके पास जो है आपका जो है इस टाइम पे कौन सी मिनिस्ट्री है? ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है बच्चे, राइट डाउन। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है, रेवाड़ी से है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये, ओके। कौन है ये? मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। क्लियर है बच्चे? राव इंद्रजीत सिंह ना? हाँ जी, राव इंद्रजीत सिंह, बिल्कुल ठीक बेटा, ठीक है। ओके बच्चे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वी आर हैविंग आरबीआई। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेटा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ। आरबीआई, एक तो क्वेश्चन आता है एस्टैब्लिश कब हुआ? तो एस्टैब्लिश हुआ था बच्चे 1 अप्रैल 1935 में। जब ये एस्टैब्लिश हुआ था ना, तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कलकत्ता में। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। 1937 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया। अब 1949 में ये हमारा नेशनलाइज हुआ।
आरबीआई क्या हुआ? नेशनलाइज हुआ। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। आरबीआई, हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है? आरबीआई एस्टेब्लिश कब हुआ? देखो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई एक्ट वाज पास्ड इन, आरबीआई वाज एस्टेब्लिश इन एंड आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक्ट वाज पास्ड इन बच्चे, कब एक्ट पास हुआ था? 1934। एस्टैब्लिश 1935, नेशनलाइज इन 1949। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल आ जाना, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल आ जाना। अब आरबीआई किसके लिए बनाया गया था? आरबीआई को हम क्या बोलते हैं? आरबीआई को हम बोलते हैं बच्चे फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, फादर ऑफ ऑल बैंक्स, सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक, इसको हम बोलते हैं बैंकर्स बैंक, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, और इसको हम बोलते हैं लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? आपका जो है फादर ऑफ ऑल बैंक्स, बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। एंड हमारा ये सभी बैंक्स को आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है बेटा। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी आपके प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, ठीक है। जितनी भी आपकी रेगुलेशंस है वो कौन जारी करता है? आरबीआई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आरबीआई इज इन द सोल अथॉरिटी, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इश्यू नोट्स, ठीक है। आरबीआई हमारी एक सोल अथॉरिटी है जो इश्यू नोट्स इश्यू करने के लिए एक सोल अथॉरिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है। कौन है? आरबीआई। अब आरबीआई जब एस्टेब्लिश हुआ था तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओ स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ओ स्मिथ। जनरली बेटा आरबीआई को गवर्नमेंट बैंक नहीं कहते? गवर्नमेंट बैंक बेटा कह सकते हैं, लेकिन ये इसके दूसरे नाम है, ठीक है। ये इसके दूसरे नाम है, ओके बच्चे। गवर्नमेंट बैंक नहीं कह सकते, मतलब गवर्नमेंट बैंक तो वही मतलब है ना गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट में एक एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश किया, तो इसको हम जनरली बोलते हैं फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ओके बेटा। तो इसके जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे बच्चे? ओ स्मिथ, ठीक है बेटा। और इसके अभी जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। ये हमारे 25th गवर्नर है बच्चे, 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये भी पूछ सकते हैं कौन से नंबर के गवर्नर है? 25th नंबर के गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। जो आरबीआई है, आरबीआई का हेडक्वार्टर तो हम जानते ही है मुंबई में। पहले 1935 से लेकर 37 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में था। अब एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है बच्चे यहाँ पर, वो ये होता है कि आरबीआई के अंदर ना 21 आपका जो है मेंबर्स का बोर्ड ऑफ इसके अंदर 21 मेंबर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 21 मेंबर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है बच्चे? आपके एक तो गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। और आपका जो है 10 हमारे जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से मेंबर्स होते हैं, 4 आपका जो है मिनिस्ट्री से होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं। तो 21 आपका जो है मेंबर्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप होता है। कौन? आरबीआई। किसका? कितने मेंबर्स का होता है बच्चे? मम्मी एंड में 2 क्या होते हैं? क्या बच्चे? क्या आपने एंड में जो बताया 4 के बाद 2 क्या होते 2 हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बच्चे, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और मैम देखिए आप बताया था 10 होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से बेटा, डिपार्टमेंट से, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ओके। एंड 4 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ जी, 4 मैम एक बार ये 21 रिपीट कर दो प्लीज। देखो 21 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है गवर्नर, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। बेसिकली तो हमने ये 5 मेंबर लर्न रखने हैं, 5 मेंबर्स एग्जाम में आ सकते हैं, एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। बाकी क्या होता है आपके जो है 2 तो होते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स, 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और 10 होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो ये हमारे को लिखने की भी जरूरत नहीं है। बेसिकली हमने लर्न क्या करना है? एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। तो 4 डिप्टी गवर्नर के मैं नाम लिख रही हूँ, वो हमें ऑन द टिप्स होने चाहिए।
पहले डिप्टी गवर्नर कौन है बच्चे? बीपी खानुनगो, राइट डाउन, बीपी खानुनगो, ये पूछा जा सकता है आपसे। दूसरे हैं बच्चे महेश कुमार जैन, मतलब MK जैन, महेश कुमार जैन, ठीक है। और तीसरे हमारे कौन है? आपका जो है माइकल पत्रा, माइकल पत्रा, ओके, माइकल पत्रा। और अभी एन विश्वनाथन का टर्म बढ़ाया गया था, लेकिन उनकी अभी ये पोस्ट वैकेंट है, ओके बच्चे। अभी ये हमारे जो है अभी राइट नाउ अभी हमारे 3 ही काम कर रहे हैं। जनरली हमारे कितने होते हैं? आपके 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं हमारे? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ओके। तो कौन कौन से हो गए? बीपी खानुनगो, MK जैन एंड माइकल पत्रा, ठीक है। इज इट ओके? और मैम जो Yes, ma'am. एन विश्वनाथन वो पहले थे? अब हाँ, एन विश्वनाथन पहले थे, ठीक है बेटा, ओके। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ये हमें जरूर पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लेटेस्ट जो हमारे अभी अपॉइंट हुए हैं वो माइकल पत्रा हुए हैं बच्चे, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। कौन से ईयर में हुए थे मैम ये अभी लास्ट ईयर हुए हैं बच्चा, ये जनवरी में ही हुआ है वैसे देखा जाए तो, जनवरी 2020 में, ठीक है बेटा। यस मैम। ओके, चले। यस मैम। विराल आचार्य की जगह पर हुए थे माइकल पत्रा, विराल आचार्य ने रिजाइन दिया था ना, तो उनकी जगह पर हुए थे माइकल पत्रा, ओके बेटा। तो एन विश्वनाथन आपका जो है उनका टर्म बढ़ाने की बात की गई थी। वैसे अभी तक मेरे ख्याल से एन विश्वनाथन काम कर रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट ये 3 है, ठीक है बेटा। चले यस यस मैम। उनका टर्म एक्सटेंड किया गया था। अब इसकी बात आती है मॉनेटरी पॉलिसी। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है बच्चों? आरबीआई रेगुलेट करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी पहले तो आती थी हमारी आपकी क्वार्टरली, लेकिन अभी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आती है? हमारी बाय मंथली आती है। कैसे आती है बच्चे? बाय मंथली, हर 2 महीने के बाद आती है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। मॉनेटरी पॉलिसी पहले कैसे आती थी आपकी जो है क्वार्टरली आया करती थी, लेकिन अभी का कैसे आती है? हमारी बाय मंथली आती है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारी 5 की रेट्स होती है। कौन कौन सी होती है बच्चे? एक तो होती है हमारी बैंक रेट, एक होती है रेट, एक रिवर्स रेपो रेट, एक हमारी कौन सी होती है? हमारी CRR, एक होती है हमारी SLR। तो जरा मैं इसको क्लियर कर दूं कौन कौन सी रेट का मीनिंग क्या क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चे। बैंक रेट इज द रेट ऑन विच RBI lend money to the commercial banks। अब कमर्शियल बैंक से हमारा मतलब क्या है? कमर्शियल बैंक से हमारा मतलब है ऑल आपका प्राइवेट, पब्लिक, लोकल, फॉरेन, जो भी हमारा आरबीआई आपका जो है हमारा जो आरबीआई एक्ट के 1934 के सेकंड शेड्यूल में एडेड है, सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग एस्टैब्लिश बैंक है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंडर एस्टैब्लिश बैंक है, उनको हम बोलते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक। उनको हम क्या बोलते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो वो सभी बैंक्स जिनको आरबीआई आपका, तो बैंक रेट इज द रेट ऑन विच आरबीआई lends money to the commercial banks, एंड कमर्शियल बैंक से हमारा मतलब ऑल प्राइवेट, पब्लिक, लोकल, फॉरेन, जो भी आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर एस्टेब्लिश हुए हैं, उन सभी बैंक को कहा जाता है, ठीक है। तो बैंक रेट समझ में आई बच्चे? यस और नो? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, तो बैंक रेट अभी हमारी कितनी चल रही है आपकी? 4 अभी हमारी ये रिवाइज हुई है आपकी 22 मई को। पहले ये हमारी कितनी थी बैंक रेट? 5.40 फरवरी में, अभी हमारी ये 4.25% हो गई है, ठीक है। अब कितने, अब देखो इसको हम पता है क्या कहेंगे? अब देखो 0.25 का मतलब ये है कि हमारा ये कितने परसेंट कम हुई। अगर हम इसमें से माइनस करें तो कितने परसेंट आएगा? जल्दी से बताइए। देखो हमारा 1.05%। देखो 1.05
एक मिनट 70 मैम 0.95 1.75 तो ये हो गई और 40 ये हो गई, तो हमारी वो कितनी हो गई 1.15 1.15। ठीक है, तो हम पता है क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे, अब ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि हमारा कितने परसेंट कितने बेसिस पॉइंट का चेंज आया, तो हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ना इस चीज का ध्यान में रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं कि हम क्या बोलते हैं, हम 1% आपका जो है 1% ऑफ आपका, जैसे अब मान लो अगर 25% का डिफरेंस आया, 0.25 का डिफरेंस आया, तो हम बोलेंगे 25 बेसिस पॉइंट। ठीक है, अगर 0.50 का डिफरेंस आया तो हम बोलेंगे 50 बेसिस पॉइंट। ओके, अगर 1% का डिफरेंस आया तो हम बोलेंगे 100 बेसिस पॉइंट। तो अब कितने बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आ गया इसमें 150। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कितने बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आया, 115 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आया। क्लियर है। अब हमारी दूसरी रेट क्या है, दूसरी रेट है हमारी बच्चे आपकी CRR। अब CRR क्या होती है बच्चों, CRR होती है, CRR इज द रेशियो ऑन विच बैंक, दिस इज द रेशियो विच बैंक मस्ट कीप विद द RBI। ये वो रेशियो है दैट बैंक मस्ट कीप विद द RBI, जो RBI के पास, हमारे RBI के पास किसको, बैंक्स को रखनी होती है। जैसे बट इन टर्म्स ऑफ मनी होता है ना ये तो, बिल्कुल कैश की फॉर्म में होता है बेटा, तभी तो इसको हम CRR बोलते हैं। हाँ जी। और क्या आप जानते हो ये रेट्स किसके ऊपर मेंटेन होती हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी, किसके ऊपर मेंटेन करते हो ये सारी रेट्स? कोई बताएगा मुझे? मैम जो अरे बच्चे चलो मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट रखना होता है ना शायद। बेटा आप जरा ध्यान से सुनिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम बोलते हैं बच्चे NDTL। ध्यान से सुनिएगा सभी, NDTL के ऊपर ये रेट मेंटेन होती है। किसके ऊपर होती है? NDTL आपका जो है, NDTL की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब आप सोच रहे होगे बच्चे ये क्या होता है, जरा मैं समझाती हूँ बेटा आपको क्या होता है। देखो बैंक के लिए लाइबिलिटी क्या होती है, बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है हमारी डिपॉजिट्स, एसेट्स क्या होते हैं हमारे, लोन। ठीक है, तो हमारे, अब देखो बैंक के लिए हमारे डिपॉजिट्स क्या है, लाइबिलिटी है। तो बैंक के पास दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं मेनली, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट, एक होते हैं टाइम डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से डिपॉजिट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होते हैं सेविंग अकाउंट। और टाइम डिपॉजिट में कौन कौन से आपके डिपॉजिट होते हैं, जैसे FD हो गया, RD हो गया। ठीक है, अब ये डिमांड डिपॉजिट इसलिए क्योंकि इसमें करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में हम कभी भी पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। और टाइम डिपॉजिट FD या RD में हम आपका जो है इसमें मर्जी नहीं चलती है हमारी, इसमें क्या होता है, एक फिक्स टेन्योर होता है, जैसे 7 ईयर या 5 ईयर के लिए पैसा जमा करवाया, और जब पैसा मैच्योर होता है, जब वो पॉलिसी मैच्योर होती है, तभी हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, NDTL क्या होता है बच्चे, जब डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, अब बैंक के लिए तो ये लायबिलिटी है, जब इन डिपॉजिट्स में से हम इंटरेस्ट निकाल देते हैं, तो जो भी पैसा बैंक के पास बचता है तो उसको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, नेट आफ्टर डिक्रीजिंग ऑल द इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड आपका डिपॉजिट। क्योंकि करंट DD क्या बेटा, DD के नीचे में आपने क्या बाइफर्केशन करा है? देखो DD होता है डिमांड डिपॉजिट, TD होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट एक ही बात होती है बेटा, टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट एक ही बात होती है। और डिमांड डिपॉजिट में आता है कासा, कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। और टाइम या टर्म डिपॉजिट में आता है FD एंड RD। ठीक है बच्चे, ओके। वैसे तो हमारा जो टाइम डिपॉजिट होता है उसका मैक्सिमम टेन्योर होता है 10 ईयर, 10 साल तक पैसा डिपॉजिट होता है इसके अंदर, मतलब 120 मंथ इसका मैक्सिमम पीरियड होता है। ओके, डिमांड डिपॉजिट में तो सेविंग अकाउंट में हम टाइमली पैसा जमा कराते हैं, निकालते हैं। और करंट, अच्छा आपको पता है कि किस अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, बल्कि करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट इज गिवन, करंट अकाउंट में नो इंटरेस्ट इज गिवन। ठीक है, तो ये सारी रेट्स किसके ऊपर मेंटेन होती है बच्चे, NDTL के ऊपर होती हैं। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा NDTL क्या होता है।
जब हमारे सारे डिपॉजिट्स में से जब इंटरेस्ट निकाल दिए जाते हैं तब हमारा क्या बचता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, और ये सारी रेट्स उसी के ऊपर मेंटेन की जाती है। ठीक है बच्चे, अब हमारा रिवर्स CRR क्या होता है, दिस इज द रेशियो विच बैंक मस्ट कीप विद द RBI। अब कीप विद द RBI का मतलब ये है, ये इसलिए रखा जाता है जैसे हमारे पापा है, जैसे हमारी सैलरी आती है, मान लो 10,000 हमारी सैलरी आई, तो पापा क्या कहते हैं, बेटा तू तो सारे खर्च कर देगा, तू एक काम कर 3%, मतलब आपका जो है जैसे 3% तो बहुत, इसके हिसाब से तो बड़ा कम हो गया, मतलब तू ऐसे कर 30% मेरे पास रख दे, 3,000 मेरे पास रख दे, बाकी तू अपने पास रख। अब ये किस लिए, ताकि बेटे को कभी जरूरत पड़ेगी, इमरजेंसी होगी, हो सकता है कभी बेटे के पास पैसे खत्म हो जाए, कभी भी इमरजेंसी में कौन काम आएगा, पापा ही तो काम आएंगे, तो इसलिए पापा के पास रखने पड़ते हैं। और पापा कौन है बेटा, यहाँ पर RBI है, पापा कौन है यहाँ पर, RBI है। तो इमरजेंसी के टाइम पर जब भी बैंक को जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से ले सकते हैं, RBI से ले सकते हैं। तो समझ में आई बात, CRR इज द रेशियो विच बैंक मस्ट कीप विद द RBI। तो ये कैश फॉर्म में होता है, और एट प्रेजेंट कितना है, 3%। पहले ये कितनी रेशियो थी आप जानते हो, पहले ये थी बच्चे 5.15%। अब देखो कितने परसेंट का डिफरेंस आ गया आपका, 215 बेसिस आ गया इसके अंदर। 4% थी मैम। बच्चे पॉलिसी रेपो रेट की, सॉरी 4%, सॉरी, ठीक है 4%, और 4% से कितने बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आ गया, 100 बेसिस का। कितने का आ गया बच्चे, 100 बेसिस पॉइंट का। गलती से मैंने वहां पर मार्क कर दिया, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कितने परसेंट का डिफरेंस हो गया, 100 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस हो गया, ठीक है बच्चे। उसके बाद है नेक्स्ट रेट हमारी रेपो रेट, ठीक है। CRR और बैंक रेट तो समझ में आ गया होगा। चलो रेपो रेट से पहले हम SLR समझते हैं, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। SLR क्या होता है बच्चे, दिस इज द रेशियो विच बैंक मस्ट कीप इन लिक्विड फॉर्म, जो बैंक को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जैसे हम घर से बाहर निकल रहे हैं और पापा ने कहा कि बेटा बाहर जाएगा तो तेरे को कैश की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करते हैं पापा, वो कहते हैं बेटा ऐसे कर, तू थोड़े से पैसे रख ले, थोड़ा सा आपका क्या कर ले, नोट रख ले, थोड़े कॉइन भी रख ले, और एक काम कर ATM भी रख ले, ठीक है, कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो SLR भी वही आपका जो है फॉर्मेट है, जो RBI ने बैंक्स को कह रखा है, भैया हर टाइम आपके पास कैश में पड़ा होना जरूरी है। दिस इज द रेशियो विच बैंक मस्ट कीप इन लिक्विड फॉर्म विद इटसेल्फ। समझ में आई बात, दिस इज द रेशियो विच बैंक मस्ट कीप विद इटसेल्फ विद इन लिक्विड फॉर्म, जो बैंक्स को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना जरूरी होता है। समझ में आई बात, जो बैंक्स को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना जरूरी होता है। अब इसको SLR 3 फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मेट हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्मेट है बच्चे, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। SLR को हम 3 फॉर्मेट में मेंटेन कर सकते हैं, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या कर सकते हैं, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। KK कौन है, नाम बताओ, हु इज KK? खुशी। खुशी, क्या बात खुशी की गल, थक गई? चलिए कैश, अभी बेटा इसको तो कंप्लीट करके ही रखेंगे हम। तो SLR कैन बी मेंटेन्ड इन 3 फॉर्म्स, कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है बच्चे। तो SLR कितना परसेंट चल रहा है बच्चे, 18%, मतलब NDTL का 18% कैश में पड़ा होना जरूरी है। ये इसलिए भी होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए आप बैंक के पास गए, तो बैंक तो पैसा इन्वेस्ट कर देता है, और भाई वो आप बैंक के पास आप गए तो वो कहेगा अरे भैया मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, बाद में आना। तो अब आपका एक सोचने वाली बात है कि बाद में आना मतलब, इसका मतलब तुम्हारा पैसा सेफ नहीं है। तो बैंक को ये कह रखा है भैया कि आपके पास हर टाइम ये कैश में पड़ा होना जरूरी है, ठीक है। इतना पैसा 18% NDTL का आपको हर टाइम कैश में मेंटेन करना जरूरी है। समझ में आई बात, SLR समझ में आ गया बच्चों सभी को अच्छे से, यस और नो? ठीक है। अब नेक्स्ट रेट है बच्चे रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है बच्चे, दिस इज द रेट ऑन विच बैंक लैंड, आपका जो है दिस इज द रेट ऑन विच RBI लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। अब आप सोच रहे हो कि कमर्शियल बैंक्स, वो तो रेट क्या थी, बैंक रेट थी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए थी, ये क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है। इसीलिए रेपो रेट को हम शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट भी कहते हैं। रेपो रेट इज अदरवाइज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट।
इसको हम और क्या बोलते हैं, LAF भी कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि लिक्विडिटी को एडजस्ट करने के लिए तो RBI से बैंक लोन लेंगे ना, उसको एडजस्ट करने के लिए लेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये 1 डे के लिए भी हो सकता है, 1 to 14 डेज के लिए होता है जनरली, मतलब लेस देन 90 डेज के लिए हम क्या कहते हैं, रेपो रेट। लेस देन 90 डेज के लिए क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं आपका, रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते मैम हैं? ये तो यूजुअली ये तो वो तो यूजुअली ये तो तब देते हैं ना जब कि बैंक्स के पास पैसे नहीं होते, कम पड़ते हैं। यस, उसी कंडीशन में होता है, इमरजेंसी के लिए होता है, तभी तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लैंड किया जाता है। ये LAF क्या है? LAF इसका दूसरा नाम है बेटा, इसको हम एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी कहते हैं, और इसको हम रीपर्चेज एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब रीपर्चेज एग्रीमेंट इसलिए कहते हैं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे मैं, आप ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक आपका जो है गोल्ड रखा हुआ है, तो मैंने गोल्ड दे दिया, किसको दे दिया, किसी एक पर्सन, ए पर्सन को मैंने गोल्ड दे दिया। अब उसके बदले में आपका जो है मैंने क्या ले लिए, गोल्ड मैंने ए पर्सन को दे दिया, और ए ने मुझे क्या दे दिया, 50,000 का लोन दे दिया। लेकिन गोल्ड की वैल्यू क्या थी, 5 लाख थी। गोल्ड की वैल्यू क्या थी, 5 लाख थी। अब मैंने शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मेरे को इमरजेंसी थी, तो मैंने ए पर्सन से लोन ले लिया 50,000 का, और उसको मैंने गोल्ड दे दिया, सिक्योरिटी दे दी, ठीक है। अब कुछ समय के बाद जब मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, आपका क्या करूंगी, ये 50,000 वापस लौटाऊंगी, लेकिन विद इंटरेस्ट लौटाऊंगी ना, ठीक है, विद इंटरेस्ट लौटाऊंगी। सिक्योरिटी वापस करूंगी, तो सिक्योरिटी मैं अपनी क्या करूंगी, रीपरचेज करूंगी ए से, ठीक है, रीपरचेज करूंगी ना वापस ए से, लेकिन हाईएस्ट रेट पे करूंगी। 50,000 का 50,000 थोड़ा ना दूंगी मैं उनको, 50,000 का जो भी हमारे बीच में इंटरेस्ट रेट तय हुआ है, 60,000 या जो भी है, हमने कहा भाई 10,000 आपका जो है 1% के हिसाब से लोन लगेगा, 2% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, तो वो मैं उसको पैसा वापस करूंगी, ठीक है। तो इस सिक्योरिटी को वापस लेने के बाद, वापस लेना क्या होता है, रीपरचेज, सिक्योरिटी को रीपरचेज करना। तो इसीलिए इसमें ऐसे ही होता है कि आपका जो है बैंक जो क्या करते हैं, RBI, अब नेचुरल सी बात है, इसमें पैसे की किसको जरूरत है, बैंक को जरूरत है, तो सिक्योरिटी कौन सेल करेगा, किसको सेल करेगा, RBI को सेल करेगा। तो जिसको पैसे की जरूरत होती है तो वो सिक्योरिटी सेल करेगा ना। तो रेपो रेट को ये भी कह सकते हैं, रेपो रेट इज द रेट ऑन विच बैंक सेल इट्स सिक्योरिटी टू RBI, या ऐसे भी कह सकते हैं कि RBI परचेज सिक्योरिटी फ्रॉम दी बैंक्स, ठीक है, या उसको रीडिस्काउंट करके कौन देगा, आपका कौन देगा, रीडिस्काउंट करके कौन देगा, RBI करके देगा, रीडिस्काउंट करके देगा, कौन देगा, RBI देगा। जल्दी से बताइए, ये समझ में आया कि इसको हम रीपरचेज एग्रीमेंट क्यों कहते हैं, यस और नो, ये दोबारा से समझाऊं, यस, आ गया मैम, ठीक है। अब देखो, रिवर्स रेपो रेट इसका रिवर्स होता है। पहले क्या होता था कि आज से कुछ साल पहले की बात करें तो रेपो रिवर्स रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस होता था, लेकिन आज की डेट में कितने बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है, आपका 6.65 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है। जैसे कि आप देख रहे हो, रेपो रेट में और आपका रिवर्स रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है, आपका 65 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। ये रेट्स भी हमने लर्न रखनी है, क्योंकि आपका रेपो, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिसमें हमारा RBI लोन लेता है, किससे, बैंक से, इसमें रिवर्स हो जाता है, इसमें रिवर्स हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। मतलब जब बैंक के पास एक्सेस में कैश हो जाता है तो उसमें RBI क्या करेगा, आपका मनी सप्लाई को कम करने के लिए बैंक से क्या लेगा, लोन लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब क्या आप जानते हो MSF क्या होता है, जल्दी से बताइए, MSF जानते हो क्या होता है, MSF की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। डू यू नो व्हाट इज दिस, MSF क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा मुझे, नोबडी, क्या बात है, सबकी एनर्जी डाउन डाउन क्यों लग रही है, मैम 2 घंटे हो गए, अब थक गए हैं। थक गए हैं, अभी तो 10 मिनट पड़े हैं, 2 घंटे कहाँ हुए हैं, मैम करा दो फिर तब तक। हाँ बिल्कुल कराएंगे, 2 घंटे की बात हुई है, क्यों नहीं, 2 घंटे के लिए, मैंने तो आपको कल ही बोला था कि हम कल 2 घंटे की क्लास लगने वाली है हमारी। मैम, हाँ जी मैम एक बार रिवर्स रेपो रेट बता दो। देखो,
रेपो रेट होती है ऑन विच आरबीआई लेंड मनी टू दी कमर्शियल बैंक, रिवर्स रेपो रेट होती है ऑन विच कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू दी आरबीआई। बस उल्टा हो जाता है इसके अंदर, ठीक है बेटा? ओके। यस मैम। एमएसएफ क्या होती है बच्चे? देखो एमएसएफ होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन मेरे पास लोन लेने के लिए आया, एमएसएफ भी वही रेट होती है जिस रेट पर आरबीआई लैंड करता है मनी कमर्शियल बैंक को। तो अब हमारे माइंड में आ रहा होगा कि एमएसएफ पे ही लेनी है तो रेपो रेट पे ही ना ले लेंगे, लेकिन नहीं, हमारे आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि रेपो रेट पे हम एनडीटीएल का 1% तक ले सकते हैं लोन। कितना ले सकते हैं? 1% तक। अब उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है तो कौन सी रेट पर लेना पड़ेगा? एमएसएफ पर लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए 50,000 मेरे को रिक्वायरमेंट है 1.5 लाख की, ठीक है, और एनडीटीएल का 1% बन रहा है 1 लाख, एनडीटीएल का 1% बन रहा है मान लो 1 लाख, तो मेरे को 50,000 और एडिशनल लोन चाहिए, तो मैं किस रेट पर लेना पड़ेगा? मुझे एमएसएफ पे लेना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो एमएसएफ भी वही रेट होती है जो कि रेपो रेट से कनेक्टेड होती है। रेपो रेट से ये कितने बेसिस पॉइंट अबव है? 25 बेसिस पॉइंट अबव है। कितने बेसिस पॉइंट अबव है? 25 बेसिस पॉइंट अबव है। जल्दी से बताइए, यहाँ तक समझ में आया? यस और नो? मैम एक बार एनडीटीएल बताना। एनडीटीएल बेटा ये होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, इसकी फुल फॉर्म होती है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब मैंने अभी आपको ये बताया कि बैंक्स के लिए लोन क्या होते हैं। बैंक्स के लिए जो लोन होते हैं वो होते हैं बेटा एसेट, ठीक है, और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो होते हैं हमारी लायबिलिटी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। मैं आपके घर पे आई और मैंने आपको कहा भैया मेरे ये 50,000 रुपये रखना, मैं हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, मैं आके ले लूंगी, तो ये आपकी लायबिलिटी होगी ना मेरे प्रति कि जब भी मैं वापस आऊंगी तो आपको मुझे देने होंगे। लेकिन एक तरीका ये हुआ कि मैंने आपको कहा भैया मेरे को 50,000 रुपये की जरूरत है, मुझे प्लीज 50,000 रुपये दे दो, तो 50,000 रुपये अब आपका मैंने लोन ले लिया, तो आपने कहा 1% इंटरेस्ट पे दूंगा मैंने कहा कोई बात नहीं 1% इंटरेस्ट पे दे दो, तो वो अब आपकी क्या हो गई? एसेट हो गई। तो बैंक के लिए डिपॉजिट लायबिलिटी होता है और लोन क्या होता है? एसेट होता है। तो हमारे जो है 2 तरह की डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब 2 तरह की लायबिलिटी होती है बैंक की। कौन कौन सी? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट कौन से होते हैं बेटा? डिमांड डिपॉजिट में हमारे क्या आते हैं? सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। और डिमांड डिपॉजिट में क्या आते हैं हमारे? एफडी एंड आरडी आता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट क्या होता है बेटा? जो आपका जिसमें हम कभी भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, कभी भी हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट होता है जिसमें हम टाइमली पैसा जमा कराते हैं, ठीक है, मंथली बेसिस पर, या आपका जो है मंथली बेसिस पर, जिसमें हमें मंथली बेसिस पर आपका इंटरेस्ट मिलता है। पहले इसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता था, लेकिन अभी क्या होता है? बैंक डिसाइड करता है, ठीक है, डेली बेसिस पर। एफडी होता है, एफडी और आरडी ये टाइम डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम 7 डेज से लेकर आपका पैसा डिपॉजिट होता है 10 ईयर्स के लिए। 10 ईयर्स मतलब 120 महीने के लिए पैसा जमा करा सकते हैं इसके अंदर हम, ठीक है। तो अब जब डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता, पहली बात तो ये है। जो भी ये तीनों आपके सेविंग अकाउंट, एफडी एंड आरडी, इनके ऊपर जो भी डिपॉजिट्स हैं, इनका इंटरेस्ट देने के बाद जब इसमें से हम इंटरेस्ट निकाल देते हैं तो हमारा क्या बचता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बन जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एनडीटीएल कहते हैं। उसी के ऊपर ये सारी रेट्स मेंटेन करनी होती है, किसको? आरबीआई को। समझ में आया बच्चे? यस और नो? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, देन वी आर हैविंग, हाँ इम्पॉर्टेंट आपके फैक्ट्स बताने जा रही हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अभी अभी आरबीआई ने नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक स्ट्रेटेजी, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये स्ट्रेटेजी आपकी जो ये स्ट्रेटेजी है ये कौन से पीरियड के लिए? 2019 से 24 पीरियड के लिए यूज किया है, ये स्ट्रेटेजी यूज किया है किसके लिए? नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। द मेन मोटिव क्या है इस स्ट्रेटेजी का? टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इन एन अफोर्डेबल मैनर, मतलब अफोर्डेबल मैनर में, ताकि सभी को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके आपका, ताकि सभी ये सर्विसेज अफोर्ड कर पाए। आपका एक
अफोर्डेबल मैनर में सबको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये स्ट्रेटेजी आपका बैंक ने लॉन्च की है। तो उसके लिए उसने क्या क्या कदम उठाए हैं जरा उसको देख लेते हैं। द कमेटी हैज रिकमेंडेड यूनिवर्सल फाइनेंशियल एक्सेस। इसके लिए क्या किया गया है? अंडर दिस every village will have formal financial service provider within a radius of 5 किलोमीटर। मतलब जैसे हमारा क्या होता है, कई बार क्या होता है बैंक दूर दराज इलाकों में होते हैं, तो हमारा क्या होता है कि रूरल एरिया वाले लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। तो एक कमेटी ने रिकमेंड किया है कि सभी के लिए ना, सभी विलेजेस में, हर विलेज में विल हैव फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी विद अ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है। और कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया है for strengthening of digital financial services to reach a less cash society by 2022। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने क्या रिकमेंड किया है, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज कब तक प्रोवाइड करवाई जाएंगी आपका कैशलेस सोसाइटी बाय 2022। ठीक है, सभी तक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एंड एवरी अडल्ट रजिस्टर्ड अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना शुड बी एनरोल्ड इन पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस स्कीम। उसको एनरोल किया जाएगा पेंशन स्कीम में और इंश्योरेंस स्कीम में। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना तो पता ही होगी ना, जिसमें हर एक पर्सन को बैंक अकाउंट खोलना जरूरी था। ये योजना हमारी 2014 में लॉन्च हुई थी, आपको याद होगा। इसमें क्या था कि जो भी बैंक अकाउंट खुलवाएगा 0 बैलेंस पर अकाउंट खुलवा सकते हैं, और जो भी बैंक अकाउंट खुलवाएगा उसको 5,000, पहले तो 5,000 का था, फिर बाद में 10,000 कर दिया गया था। 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाएगा। मतलब ओवरड्राफ्ट होता है जितना डिपॉजिट है उससे ज्यादा आप निकलवा सकते हो। ठीक है। और दूसरा क्या था, 10,000 के साथ 30 आपका जो है 1 लाख का इंश्योरेंस कवर था, जिसको बाद में 2 लाख कर दिया गया था। 2 लाख का इंश्योरेंस कवर। ठीक है, पहले 1 लाख का इंश्योरेंस कवर था, बाद में 2 लाख का कर दिया गया था। ठीक है। और आपका जो है 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस, ये एक्सीडेंटल कवर था बच्चे 2 लाख का। ये क्या था बच्चे? एक्सीडेंटल कवर था। और वैसे लाइफ इंश्योरेंस दिया गया था 30,000 का। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना में ये सारी चीजें दी गई थी। ठीक है। और ये भी कह रहे हैं पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री शैल बी मेड कंप्लीटली ऑपरेशनल बाय मार्च 2022। ये पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या है बच्चे? ये वाईएम दियोस्थली कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी। वाईएम दियोस्थली कमेटी, ये वाईएम दियोस्थली कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी। इस पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का मतलब क्या है? ये है कि जितने भी हमारी रजिस्ट्रीज होती है, सभी बोरोवर्स को और लैंडर को वन प्लेटफॉर्म में लेकर आना। वन प्लेटफॉर्म में लेकर आना मतलब जो भी रजिस्ट्री है, जैसे रजिस्ट्री के अगेंस्ट हम लोन लेते हैं, ठीक है, तो उसकी डिजिटल रजिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, ताकि उस रजिस्ट्री के अगेंस्ट दोबारा से लोन ना लिया जा सके, मतलब फ्रॉड को कम से कम करने के लिए। तो ये पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री शैल बी मैंडेट कंप्लीटली, मतलब एक प्लेटफॉर्म में लेकर आएंगे सभी रजिस्ट्री को। पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के कब तक मैंडेट करते हैं कि 5/2022 तक पूरे देश में इसको लागू करना होगा। पीसीआर को पूरे देश में लागू कब तक करना होगा? 2022 तक करना होगा। जल्दी। हाँ जी मैम, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री में किसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना है? सेंट्रल रजिस्ट्रीज को बच्चे, बोरोवर और लैंडर्स को। जो भी बोरोवर्स होते हैं ना, बोरोवर्स जो जिस रजिस्ट्री के अगेंस्ट आपका लोन लेते हैं, तो जो भी बोरोवर्स एंड लैंडर्स हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म में लेकर आना। ठीक है। ओके बच्चे। यस एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, यहाँ तक क्लियर है? माइक ऑफ करवा दो, बहुत आवाज आ रही है। माइक्स ऑफ कर दीजिए बच्चे, जल्दी से बताओ। पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी मैम। यस मैम। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ समझ में? हाँ, कोई ऐसी भी ऐसा पॉइंट जो हमें समझ में नहीं आया तो अभी समझ सकते हैं। इस एवरी सैटरडे देयर विल बी एन करंट अफेयर्स क्लास, वो मैं 2 आवर्स का एक मास्टर सेशन रख दूंगी हर हफ्ते। ठीक है बेटा? ओके। यस मैम। तो चलिए यहीं पर मीटिंग एंड करते हैं। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी मैम। ओके बेटा, बाय एवरीवन। बाय। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन।